नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। टाइटल पर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई बीमारी की बात की गई है और श्यामा मतलब कि इनकी जो पत्नी है उन्होंने इनकी बीमारी ले ली। वो किस तरीके से ले ली और क्यों लेखक ने टाइटल का नाम रखा है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन का विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली के सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। मतलब कि ये एक जैसे कि राष्ट्रपति के पास सत्ता होती है कि वो 12 लोगों को राज्यसभा में शामिल कर सकता है, तो उसमें से एक लेखक को भी शामिल किया जा सकता है। तो इन्होंने राष्ट्रपति जी ने इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। इन्होंने जो प्रारंभिक नौकरी इनकी थी वो पायोनियर प्रेस में की। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि प्राप्त हुए हैं। इनको 3 तरीके के पुरस्कार भी मिले हैं: सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। तीर पर कैसे रोकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो मधु में, उस पार न जाने क्या होगा। जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, भीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि ये जो मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली वो कहाँ से लिया गया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इनका एक लेख है, क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उनकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुण सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करो श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी में इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्करण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। उसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली विषय वस्तु का निर्देश करता है। तो अभी तक हमने देखा लेखक के बारे में, लेखक को कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टाइटल है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। आइए हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुरदुराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी भी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे भुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं
और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखता था तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो वह अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की याद मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रयंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो। अब देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है, यहाँ पे लेखक ने प्रारंभ किया है कि इन्हें प्रारंभ से ही बुखार था, शरीर में बुखार होने के कारण भी ये कभी भी बीमारी को इन्होंने बीमारी नहीं समझा। ये अपनी बीमारी को एक टास्क की तरह लेते थे कि नहीं ये बीमारी कुछ नहीं है, मैं इससे लड़ूंगा। इन्होंने कहा कि जो बीमारी है या बुखार है वो अमीरों के लिए है, क्योंकि अमीर है वो बीमार पड़ जाएंगे तो आराम करेंगे, लेकिन गरीब अगर बीमार पड़ जाएगा तो उसकी रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा। वो बीमार पड़े या अपना दिनचर्या के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करे। तो इस तरीके से लेखक बीमारी को बीमारी न मानकर वो उससे हमेशा लड़ने का प्रयास करते हैं। बीमारी में भी वो ट्यूशन्स लेते हैं। अगर उनसे कोई पूछ भी लेता है कि आपको बुखार है तो वो बोलते हैं हाँ मुझे बुखार है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी कविताएं शातरंज के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफल बरक्स हनुमान मैंने फ्यूरिसी में पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मतलब एक इनके मित्र थे विश्राम तिवारी, उन्होंने कहा कि मार के पीछे भूत भागे, मतलब कि अगर मारो तो भूत भी भाग जाए। लेकिन इन्होंने कहा था काम के पीछे बुखार भागे, मतलब अगर ये सच्ची मेहनत सच्ची लगन से काम करते तो उसके पीछे वो बुखार भी नहीं रहता, बुखार भी भाग जाता है। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे रहा था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित न थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी तो कितना अच्छा होता। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इस महीने में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था,
वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैं टालम टूल की तो उससे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने ही दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ विदा को की होती। देखो तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या सामा के भाग्य में वैवध्य भी लिखा है? मतलब कि यहाँ पे उनकी पत्नी अब देखा कि इनको बुखार हो गया है, क्योंकि जुलाई आ गई, स्कूल चालू होने का समय हो गया। तो स्कूल चालू होने के साथ साथ अब ये था कि बुखार को भी झेलना है, ट्यूशन भी झेलना है, सब कुछ करना है। तो इनकी पत्नी को भी हल्का फुल्का बुखार था, लेकिन कभी उन्होंने पता नहीं चलने दिया। और फाइनली एक दिन ये हुआ कि इनकी पत्नी जो श्यामा थी, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और फाइनली पत्नी के जिद के सामने इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको कुछ दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि शायद डॉक्टर ने कहा कि आपको क्षय रोग हो गया है। क्षय रोग वो टाइम पे बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि डॉक्टरी इलाज ना होने के कारण बहुत सारी मौतें भी हो जाया करती थी। इसके वजह से वो बहुत गंभीर बीमारी हुआ करती थी। तो डॉक्टर ने जब कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि आप 10 दिन बेड रेस्ट करो या कुछ दिन बेड रेस्ट करो, तो इन्हें लगा कि नहीं, ये एक मौत के बराबर है बेड रेस्ट करना, क्योंकि अगर ये बैठ जाते तो इनकम का सोर्स जो था वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। इनकी पत्नी तो घर बार देखती थी, इनकम का सोर्स खाली इनके स्कूल और ट्यूशन से आते थे, लेख इनके जो लिखते थे वो बिक नहीं रहे थे। तो इस तरीके से अब इन्हें लगा कि क्या मेरा जीवन अब ख़त्म होने को आ गया? क्या मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ? क्या मेरी जो पत्नी है उनमें वैवध्य लिखा है, मतलब कि विधवा बनना लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर ही घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। मतलब इनके सामने बहुत सारी बीमारियां थी। अगर बेड रेस्ट करेंगे, स्कूल से भी हो सकता है कि इनकम ना आए, ट्यूशन तो बंद हो जाएगा ही, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही नहीं था। अब चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज को, मतलब जो विशेष चिंता थी वो सर पर चढ़े कर्ज की, क्योंकि इनकम का सोर्स कुछ था नहीं और इनकी बीमारी का जो इलाज हो रहा था वो कहीं ना कहीं से उधार कर्ज लेकर ही हो रहा था। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ
मेरी साख जुड़ी थी उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत थी। मतलब कि उसका न जाना इनके मौत के बराबर थी, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कोई तगादा करने आया या कोई बोलने आया ये इनको पसंद नहीं था। अब आगे की जो स्टोरी है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।